Hello everyone, welcome to Anthro Adda. So this video is about the main branches of anthropology जो हमारे सिलेबस के टॉपिक नंबर 1.3 में मेंशन्ड है। मेजरली एंथ्रोपोलॉजी की 4 ब्रांचेस होती हैं, फर्दर उनकी भी सब ब्रांचेस होती हैं और ये जो मेजर 4 ब्रांचेस होती हैं वो एक्चुअल में बताती है कि हमें पूरी की पूरी एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। जैसे कि सबसे पहले हम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि सोशो यानी सोसाइटी, हमें इसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है। हर एक टाइम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है कि सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी प्रेजेंट में कैसी है, वो पास्ट में कैसी थी, या वो आने वाले फ्यूचर में कैसी होगी, तो उसको हॉलिस्टिकली हमें विद टाइम एंड स्पेस, स्पेस यहाँ पर मतलब है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में किसी भी सोसाइटी को अलग से स्टडी करना, और जो विद इन द टाइम पीरियड जो डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, फॉर एग्जांपल ये कोई ए सोसाइटी है और ये बी सोसाइटी जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंट है, इनकी सोसाइटी में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इनके कंपैरिजन को पढ़ना, ये चीज हम करते हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। तो एक थिंकर हैं चार्ल्स विनिक, ये बताते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, especially from the point of view of systematic comparative study of social forms and institutions, स्पेशली ये कंपैरिजन पे फोकस करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। देन नेक्स्ट है आइडली सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड्स सोसाइटी हर एक पर्सपेक्टिव से, बी ए प्रिमिटिव सोसाइटी, हिस्टोरिक सोसाइटी या सिविलाइज्ड सोसाइटी, जिसको एक सोसाइटी कंसिडर किया जाता है, जैसे यूरोपियन सोसाइटी को सिविलाइज्ड सोसाइटी कंसिडर किया जाता है, तो उसको हॉलिस्टिकली इन सब सोसाइटीज को पढ़ना हम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ये स्टडी करता है ह्यूमन बीइंग का सोसाइटीज किस तरह से फंक्शन करती हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से फंक्शन करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं फैक्टर्स लाइक मैरिज का सिस्टम किसी एक सोसाइटी में कैसा है, किसी किसी सोसाइटी में पॉली एंड्री एग्जिस्ट करती है, किसी सोसाइटी में पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती है, और वो विद टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है। किसी सोसाइटी में पहले पॉलीगैमी पॉली एंड्री का कंसेप्ट देखा जाता है, बट वो विद टाइम इवोल्यूशन के साथ ये देखा जाता है कि वो मोनोगैमी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो विद टाइम किसी एक सोसाइटी में कैसा चेंजेस आए हैं, किस तरह का इवोल्यूशन हुआ है, वो भी स्टडी किया जाता है। यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है मैरिज, फैमिली का सिस्टम आ जाता है, देन हमारा किनशिप का सिस्टम आ जाता है, किनशिप किस तरह के किसी एक सोसाइटी में, तो वो सब चीजें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। ये बताया ही है नेक्स्ट लाइन में, किनशिप, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम इस पार्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी के इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा एथनोग्राफी एंड फील्ड वर्क मेथड्स भी इसमें स्टडी किए जाते हैं। एथनोग्राफी भी फील्ड वर्क से रिलेटेड है। ये कहती है कि किसी एक सोसाइटी को डीपली समझना, वहां पर रहना, उनके कल्चर को समझना, डीप में उनके बारे में जानना, ये एथनोग्राफी होती है। फील्ड वर्क मेथड्स भी इसी ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से डेराइव्ड होते हैं। अब सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वर्ड है यहाँ पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं, सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर कैसा है, इसको पढ़ते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एम्फेसाइज करता है कल्चरल ट्रेडिशंस में और उनके कंटेंट में कि किसी एक सोसाइटी के कल्चर में क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं किसी एक टाइम पीरियड में, वो भी यहाँ पे पढ़ा जाता है। देन अक्रॉस द टाइम पीरियड भी इस एक कल्चर के फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है कि किसी एक सोसाइटी में पास्ट में किस तरह का कल्चर था और वो विद टाइम कैसे इवॉल्व होकर प्रेजेंट के कल्चर में फॉर्म हुआ है। देन बिकॉज ह्यूमन सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो हमेशा कल्चरल ट्रेडिशन से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसलिए सोशल इंटरेक्शंस को या सोसाइटी को कल्चर का एक कंपोनेंट माना जा सकता है कि जो ऐसी सोसाइटी होगी उसी तरह का कल्चर वहां पर प्रेजेंट होगा, तो कल्चर का एक कंपोनेंट सोसाइटी को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हम ह्यूमन कल्चर्स के इसमें डिस्क्रिप्शन और कंपैरिजन भी करते हैं इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में। फिर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की सब फील्ड्स को देखते हैं, सब ब्रांचेस को देखते हैं। सबसे पहले आता है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इकोलॉजी जो वर्ड है वो इन्वायरमेंट की स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। तो इस सब ब्रांच ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एम्फेसाइज किया जाता है कल्चर और इन्वायरमेंट के रिलेशन को, क्योंकि इकोलॉजी टर्म ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर और इन्वायरमेंट के रिलेशन को पढ़ा जाता है। देन सेकंड है कल्चरल हिस्ट्री।
ये जो कल्चरल हिस्ट्री है ये एग्जामिन करती है द बिलीफ दैट पीपल होल्ड अबाउट देयर पास्ट हिस्ट्री एंड टेस्ट देम अगेंस्ट एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर कल्चर। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कल्चरल हिस्ट्री, कल्चर की हिस्ट्री को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। किसी एक सोसाइटी का कल्चर एट पास्ट क्या था, पास्ट में वो कैसा था, और आज के टाइम पे प्रेजेंट में लोग उस कल्चर के बारे में कैसा बिलीफ सिस्टम रख रहे हैं, और उन हिस्टोरिकल डेटा जो हमें मिल रहा है या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो मिल रहे हैं उनमें और आज के बिलीफ में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं कल्चर में, उसको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इसमें इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को स्टडी किया जाता है कि कैसे जो कोई भी गुड्स जो एक सोसाइटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें ट्रेड का सिस्टम क्या है, वो किस तरह से उनका खरीद बेच होती है उसको देखा जाता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड या एक्सचेंज होते हैं और कैसे एक सोसाइटी में उनको कंज्यूम किया जाता है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी की जाती है। देन नेक्स्ट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये सोसाइटी के बारे में पता करता है, सोसाइटी में किस तरह की ग्रुपिंग्स या सब डिविजन्स प्रेजेंट है उसके बारे में पता करता है, और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में आपस में इन बेसिस पे किस तरह के रिलेशनशिप्स या इंटरेक्शंस हैं जो इन लोग आपस में होते रहते हैं, उनके बारे में सोसाइटी के बारे में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सब फील्ड या सब ब्रांच है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोगों की साइकोलॉजी के बारे में देखते होंगे, तो फिर साइकोलॉजी में क्या आता है, लोगों का कॉग्निटिव बिहेवियर। तो ये इंडिविजुअल और कल्चर, इंडिविजुअल का जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो किस तरह से किसी एक सोसाइटी के कल्चर पे इम्पैक्ट डालता है, एंड वाइसा वर्सा कोई कल्चर सोसाइटी का इंडिविजुअल पे किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, इनके आपस में रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। देन एक थिंकर आते हैं रेमंड फिर्थ। ये कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी एम्स एट द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन सोशल इंस्टीट्यूशंस, की लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, इन सब सिस्टम में किस तरह से अलग अलग सोसाइटीज में लोग बिहेव करते हैं और इनका कंपैरिजन ये किया जाता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में रेमंड फिर्थ के अकॉर्डिंग। देन एक सोसाइटी है रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये बताते हैं कि क्या एम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के एम्स में ये डिफाइन करते हैं 4 पॉइंट्स। वन इज स्टडी ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म में प्रिमिटिव कल्चर किस तरह से है उसको स्टडी करना। सेकंड एम है स्टडी ऑफ कल्चर कॉन्टैक्ट एंड स्पेसिफिक प्रोसेसेस। देन थर्ड है कि जो सोशल हिस्ट्री है, जो सोसाइटी पहले से चली आ रही है, सोशल हिस्ट्री, सोसाइटी की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना इसका थर्ड एम है। देन वन ऑफ द एम इसका हो सकता है कि सोशल लॉज जो यूनिवर्सली वैलिड है उनको पता लगाना, कि कोई एक सिस्टम है जैसे मैरिज का सिस्टम, पहले ज्यादातर सोसाइटीज में पॉलीगैमी प्रेजेंट होती थी एंड विद टाइम वो इवॉल्व होकर मोनोगैमी ज्यादातर सोसाइटीज में, इस तरह से मैरिज सिस्टम का इवोल्यूशन देखा जाता है। इसी तरह से कल्चर के और भी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, कल्चर्स के और भी जो एलिमेंट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है डिफरेंट सोसाइटीज में वो सिमिलर देखा जाता है। तो वो सिमिलर क्यों देखा जाता है, वो डिफरेंट सोसाइटीज में ऐसी सिमिलैरिटीज क्यों पाई जाती हैं, और उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे यूनिवर्सली वैलिड लॉज को सोसाइटी में लागू करवाना या डेवलप करवाना, ये इसका वन ऑफ द एम है। देन कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी abolishes the concept of एंथ्रोसेंट्रिसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब है, जैसे कि बहुत से थिंकर्स हैं जो यूरोप से बिलोंग करते हैं, बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो उनका ये मानना है, जैसे कि क्लासिकल इवोल्यूशनरी एक स्कूल होता है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, तो ये क्लासिकल इवोल्यूशनरी थिंकर्स का मानना है कि जो कल्चर है वो एक ही पॉइंट ऑफ एरिया से स्प्रेड हुआ है। डिफ्यूजनिज्म का कंसेप्ट भी यही कहता है। डिफ्यूजनिज्म का कंसेप्ट कहता है कि एक सेंटर पॉइंट से जो कल्चर के ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में जो है वो स्प्रेड हुए हैं, और इस सेंटर पॉइंट को ये मानते हैं यूरोप को। ये कहते हैं कि यूरोप अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बाकी की सोसाइटीज ने जो कल्चरल के एलिमेंट्स, जो कल्चरल ट्रेट्स जो हैं वो बोरो करे हैं यूरोप से। तो ये कंसेप्ट होता है एथनोसेंट्रिसिज्म का, कि एक सेंटर पॉइंट माना जाता है जहां से किसी भी एरिया का कल्चर जो है वो स्प्रेड होता है और बाकी सारी सोसाइटीज में जाता है। तो कल्चरल सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजीज, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे सोसाइटीज के कल्चर को स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज के कल्चर्स को कंपेयर करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि एथनोसेंट्रिसिज्म का कंसेप्ट गलत है, कि कोई भी कल्चरल ट्रेड जो है वो किसी एक सेंटर पॉइंट से डेवलप ना होकर वो अलग अलग एरियाज में अपना अपना कल्चर डेवलप होता है। तो ये थी फर्स्ट ब्रांच, दैट इज सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी।
द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये ओल्डेस्ट ब्रांच है और मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इसको कंसिडर किया जाता है। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, मैन के बारे में। तो इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करा जाता है ह्यूमन बीइंग को बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में हम ह्यूमन बीइंग के जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, उसके इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसको कहा जाता है क्योंकि हम इनमें ह्यूमन बीइंग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग विद टाइम इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमन बीइंग के फिजिकल फीचर्स। तो इसमें हम प्राइमेट्स को भी पढ़ते हैं क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि प्राइमेट्स और ह्यूमन बीइंग में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, होमोसेपियंस में सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो फिर ये कंसिडर किया जाता है कि ये हमारे एंसेस्टर्स होंगे प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स को स्टडी किया जाता है और इस इवोल्यूशन की चेन को ट्रेस किया जाता है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ होगा और किस तरह के फीचर्स जो हैं विद टाइम ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व हुए हैं। जैसे ब्रेन के साइज़ में डेवलपमेंट, ब्रेन की कैपेसिटी में डेवलपमेंट, हमारा जो इरेक्ट पोस्चर है उसमें डेवलपमेंट, वो इरेक्ट पोस्चर किस वजह से आया, वो बॉडी में स्केलेटल चेंजेस क्या क्या हुए हैं, स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, इसको आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। इट स्टडीज़ ह्यूमन बीइंग्स एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, एग्जामिन करते हैं उनका इवोल्यूशन, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका बिहेवियर, उनके वेरिएशंस विद द टाइम। देन इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज द बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑफ ह्यूमन्स, इंक्लूडिंग देयर अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड विद टाइम वो इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन बीइंग ने कैसे अडेप्ट करा खुद को, किस तरह से इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ ह्यूमन बीइंग में फिजिकल चेंजेस आए हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। एंड इंटरेक्शन विद द कल्चरल एलिमेंट्स, इसको भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अब इस ब्रांच की फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो मेजर सब ब्रांचेस हैं उनको पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम पैलेंटोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें हम एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं प्राइमेट्स, जो पहले थे लेकिन जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उनको कंसिडर किया जाता है एज एंशिएंट ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो इसको हम स्टडी करके, एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स को स्टडी करके हम ह्यूमन बीइंग कैसे अपने प्रेजेंट फॉर्म में इवॉल्व हुए हैं, उनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है उसको स्टडी कर पाते हैं। तो इसलिए हम प्राइमेट्स को पढ़ते हैं। ये हम इसमें फॉसिल्स को पढ़ते हैं ताकि हम ट्रेस कर पाएँ कि ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। इसमें टूल्स यूज़ करते हैं बॉटनी के, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के और भी अदर साइंसेस से। फॉर एग्जांपल हमें कोई फॉसिल को स्टडी करना है तो उस फॉसिल को स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम कार्बन डेटिंग जैसे मेथड्स को अडाप्ट करते हैं जिसमें कार्बन की हाफ लाइफ का यूज़ करके ये पता लगाया जाता है कि वो फॉसिल्स कितने टाइम पुराना है। इसमें अपनी बॉटनी की नॉलेज, जूलॉजी की नॉलेज को भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने इवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी कर पाएँ। देन सेकेंड ब्रांच है नियोंटोलॉजी। नियो वर्ड ही यूज़ होता है फॉर समथिंग न्यू, न्यू के लिए यूज़ होता है, नए के लिए यूज़ होता है। तो इसमें स्टडी किया जाता है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग प्राइमेट्स को जो अब प्रेजेंट है, जबकि पैलेंटोलॉजी में हम पुराने जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं प्राइमेट्स उनको स्टडी करते हैं। ये फोकस करता है नियोंटोलॉजी फिजियोलॉजी पे, एनाटमी पे। एनाटमी होती है किसी भी चीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमन बीइंग को अगर इंटरनली स्टडी किया जाए, जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में लंग्स होते हैं, स्टमक होता है, इसको इंटरनली किडनीज़ को, इन सब चीज़ों को जब स्टडी किया जाता है तो हम एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग की एनाटमी स्टडी कर रहे होते हैं। जेनेटिक्स लेवल पे स्टडी करनी, वेरिएशंस को स्टडी करना और फिर फर्दर इसको क्लासीफाई करना नियोंटोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। थर्ड ब्रांच है इथोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर की, स्पेशली प्राइमेट्स। ये कनेक्ट करता है इवोल्यूशन के साथ, कल्चर के साथ, लैंग्वेज और उसके डेवलपमेंट के साथ। तो इथोलॉजी में हम एनिमल बिहेवियर, स्पेशली प्राइमेट्स के बिहेवियर को फोकस करते हो इथोलॉजी में पढ़ते हैं। अब सब फील्ड्स एंड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सब फील्ड है ह्यूमन पॉपुलेशन बायोलॉजी। इसमें स्टडी किया जाता है ह्यूमन की वेरिएशंस को और जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं जो हमारे एंसेस्टर से जो फर्दर जो प्रोजेनी में या प्रेजेंट जनरेशन में जो पास ऑन होते हैं, प्रोजेनी में जो पास ऑन होते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स। हेरिडिटरी ट्रेट्स मतलब इसको हेरिडिटरी इवोल्यूशन होता है कि जब पेरेंट्स से बच्चों में कुछ चीज़ें, कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स। जैसे किसी की हाइट, ये एक ट्रेट है, किसी के फेस का कलर, बॉडी का कलर,
तो ये सब चीज़ें होती हैं ट्रेट्स। तो हेरिडिटरी ट्रेट्स किस तरह से अक्रॉस द जनरेशंस पास ऑन होते हैं और जेनेटिक्स का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, विद इन दी पॉपुलेशन, एक एरिया की पॉपुलेशन में वो पर्टिकुलर ट्रेट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्टडी किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन बायोलॉजी में। देन फर्दर हम इसमें इसके कंसेप्ट को देखते हैं। एक कंसेप्ट होता है क्लासिकल एंड न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी फोकस करती है मेजरमेंट पे, इंडिसेस पे और फिजिकल ट्रेट्स पे। इसको बोला जाता है एंथ्रोपोमेट्री, जहाँ पे मेजर किए जाते हैं फिजिकल ट्रेट्स जो एज सच आइज लेवल पे हमें नेकेड आइज से जो विजिबल होते हैं, उन फिजिकल ट्रेट्स को यहाँ पर देखा जाता है। तो इस ब्रांच को बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। फिर मॉडर्न या एनालिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं, इसमें फोकस किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे, अडेप्टेशन जो इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन बीइंग ने विद टाइम करा है उस पे, हेरिडिटरी जो मैंने आपको बताया ही था कि एक एंसेस्टर से प्रोजेनी में जो जनरेशन ऑन जनरेशन जो पास ऑन होते हैं, जो ट्रेट्स, जो सिम्टम्स, वो होती है हेरिडिटरी वर्सेस इन्वायरमेंट। इसको स्टडी किया जाता है। इवोल्यूशन विद टाइम कैसे हुआ है और इसका इंटीग्रेशन, इसका मिक्सिंग अप विद द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसको स्टडी किया जाता है। फिर देखते हैं इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है। जो हम ऊपर देख ही चुके हैं कि ये इवोल्यूशन के बारे में बताता है, ये जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ये हमें इसने हमें हेल्प करा टू शिफ्ट फ्रॉम द रेशियल क्लासिफिकेशन, कि रेसेस के बेस पे पहले क्लासीफाई किया जाता था ह्यूमन बींग्स को, उससे विद टाइम हम इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करके अपनी इस पॉपुलेशन वेरिएशंस और एडेप्टेशंस, पॉपुलेशन में किस तरह की वेरिएशंस हैं, उस टाइप में एक ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन करते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन जो डिफरेंट एरियाज में रहती है, उनको पॉपुलेशन की वेरिएशंस के बेस पे क्लासीफाई किया जाने लगा विद टाइम। पहले ये किया जाता था रेशियल बेस पे। देन इसकी अप्रोचेज एंड इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ब्लेंड करता है डाटा फ्रॉम द बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, और कल्चर, इन सब एरिया से डेटा को कलेक्ट करता है। देन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिकली स्टडी किया जाता है। ये एक्सप्लोर करता है इंटरेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन शेपिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन किस तरह से किन किन फैक्टर्स से इवॉल्व हुआ है, ह्यूमन पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स ने क्या इम्पैक्ट डाला है, कल्चरल फैक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट डाला है। तो एज सच ह्यूमन बीइंग आज के टाइम पे जिस तरह से प्रेजेंट है, वो इस तरह से क्यों प्रेजेंट है, इन फैक्टर्स ने उस पर क्या इम्पैक्ट डाला है, उसको ये ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द ओरिजिन, डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज एंड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द हेल्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियर इन इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट। तो ये हमें हेल्प करता है कि किस तरह से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पे इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में प्राइमेट्स की स्टडी करते हैं। फिर प्राइमेट्स किस तरह से होमोसेपियंस जो आज के टाइम पे ह्यूमंस प्रेजेंट हैं, उनमें डेवलप्ड हुए हैं, इस इवोल्यूशनरी पाथ को हम ट्रेस करते हैं, इस इवोल्यूशन के प्रोसेस को हम जानते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स या होमोसेपियंस आज के टाइम पे किस तरह के उनके अंदर फीचर्स प्रेजेंट है, कि वो आज के टाइम पे जिस तरह से हैं वो ऐसे क्यों हैं। उनकी हेल्थ के बारे में हमें जानने को मिलता है, वो विद टाइम कैसे ग्रो हुए हैं वो जानने को मिलता है, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से है, वो रिप्रोडक्टरी प्रोसेसेस किस तरह से विद टाइम इवॉल्व हुआ है, और ह्यूमन बिहेवियर जो हम साइकोलॉजी का एक एस्पेक्ट है उसको भी इसमें स्टडी करते हैं, और इस सब चीज़ों से हम एक इवोल्यूशनरी पाथ को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, विच इज फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन कल्चर को स्टडी करते हैं, जो हमें पास्ट के मटेरियल रिमेन्स मिले हैं उनको स्टडी करके। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं या किसी भी पर्टिकुलर को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पॉटरीज, टूल्स, वहां पे कॉइन्स या और भी हमें स्कल्पचर्स वगैरह जो मिलते हैं,
उनको स्टडी करके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हड़प्पा में हम देखते हैं कि स्कल्पचर्स के ऊपर जो पिक्चर्स बनी होती हैं, उन पिक्चर्स को देख के हम वहाँ के कल्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो इसी तरह से जो हमें ये मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, पॉटरी, टूल्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स और भी चीज़ें, इनको स्टडी करके हम वहाँ के कल्चर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इस ब्रांच में हमारा प्राइमरी गोल होता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग का जो पास्ट है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके कि पहले के टाइम पे ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसा था और उनका वो बिहेवियर उनके मटेरियल एस्पेक्ट, उनके कल्चरल एस्पेक्ट को कैसे इम्पैक्ट डालता था और डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन विद टाइम कैसे हुआ है उसको देखना। ये हमें दिस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि कैसे ह्यूमन बायोलॉजी और कल्चर का इवोल्यूशन हुआ है विद टाइम, और इससे हम पता कर सकते हैं कि सोसाइटी जो पहले के टाइम पे थी, पास्ट सोसाइटीज थी, उनमें किस तरह का इवोल्यूशन हुआ और वो प्रेजेंट सोसाइटी जो आज के टाइम में प्रेजेंट है वैसे फॉर्म कैसे हुई है, तो उसको स्टडी करने में ये हेल्प करता है। ये फोकस करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मटीरियल रिमेन्स में, इसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एनालाइज करते हैं आर्टिफैक्ट्स में। आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स को जो नेचर से प्रोडक्ट्स मिले हैं उनको मॉडिफाई करके जो ह्यूमन बींग ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग को नेचर से मेटल मिला होगा, तो इस मेटल को मॉडिफाई करके ह्यूमन बींग ने कॉइन्स बनाए, ह्यूमन बींग ने और भी उस मेटल की चीजें बनाई, तो उन आर्टिफैक्ट्स की स्टडी की जाती है। हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स हो गया, उसमें हट्स हो गया, जो बाहर की घरों के बाहर जो वो आग जलाने का जो सिस्टम पुराने टाइम में देखा जाता था उसको हट्स बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी। फिर लैंडस्केप होता है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके ह्यूमन बीइंग ने अपने रहने के लिए अच्छी जो जगह बनाई है वो सारी लैंडस्केप्स में आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। ये बहुत ही क्रूशियल है ये ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में फर्क ये होता है कि हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होता है जहां पे हमें डेटा की अवेलेबिलिटी होती है, डेटा अवेलेबल होता है किसी एक टाइम पीरियड तक, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हिस्ट्री। क्योंकि हम उस डेटा इन द सेंस वो रिटन एविडेंसेस, ये रिटन एविडेंसेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि पास्ट में सोसाइटी कैसी थी। लेकिन हिस्ट्री तो उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी जहां पे लिखना शुरू नहीं किया गया था, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है प्री हिस्ट्री, जहां पे हमें रिटन एविडेंसेस ना मिलके मटीरियल एविडेंसेस मिलते हैं। तो उन मटेरियल एविडेंसेस को स्टडी करके फिर हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारा पास्ट था। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ये प्री हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। फिर बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की मेथडोलॉजीज में। सबसे पहले इसमें एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई करना। जिस भी एरिया की हमें स्टडी करनी है वहां पे हमें खुदाई करके ये पता लगाया जा सकता है कि वहां पे हमें क्या क्या मटेरियल रिमेन्स मिल रहे हैं, और उन मटेरियल रिमेन्स के बीच पता लगाकर, उन मटेरियल रिमेन्स के बारे में जानकर ये पता लगाया जा सकता है कि वहां का कल्चर पहले के टाइम पे कैसा था। देन सेकेंड, यहाँ पे जो दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है, दैट इज सर्वे। कि जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल साइंस में उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अच्छे से स्टडी करना थ्रू टेक्निक्स लाइक वॉकिंग सर्वेज और रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से वॉकिंग सर्वेज, वहां जाके वहां की एरिया के बारे में स्टडी करना। देन इस मटेरियल की एनालिसिस की बात करते हैं कि मटेरियल का एनालिसिस किस किस तरीके से हो सकता है। आर्टिफैक्ट एनालिसिस से हमें पता चलता है कि वहां का कैसे किसी भी चीज का क्या फंक्शन था, मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलती थी, और कल्चरल सिग्निफिकेंस उन आर्टिफैक्ट्स का, जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, जो मटेरियल रिमेन्स हमें मिले हैं, उनका क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट है इको फैक्चुअल एनालिसिस। इसमें इको का मतलब ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट में नेचुरली उस टाइम पे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते थे। तो इसमें इकोफैक्चुअल एनालिसिस में प्लांट और एनिमल रिमेन्स को जो अब हमें रिमेन्स मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, जैसे स्केलेटल जो आज के टाइम पे अगर हमें खुदाई के टाइम पे मिलता है तो उस स्केलेटल की स्टडी, या प्लांट रिमेन्स जो खुदाई के टाइम पे मिलते हैं उनकी स्टडी करके पास्ट के इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो स्केलेटल्स पहले पुराने मिलते हैं तो उसमें प्राइमेट्स के अगर स्केलेटल मिलेंगे तो उनका जो आज के टाइम पे जो होमोसेपियंस है, हम जो है वो सीधे खड़े होते हैं, तो हमारा जो है वो इरेक्ट पोस्चर है। लेकिन पुराने जो प्राइमेट्स होंगे उनका इरेक्ट पोस्चर नहीं था, वो जैसे आज मंकी चलता है वैसे चलते थे। तो हमें वो स्केलेटल उस तरह से मिलेंगे, और वो उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट था उसके लिए अच्छे से अडेप्ट करते थे, वो सूटेबल थे। और विद टाइम ह्यूमन बीइंग ने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए इरेक्ट पोस्चर को अटेन करा है। तो ये चीज हमें ये आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट से पता चलती है। डेटिंग मेथड्स की अगर बात करें तो इसमें काफी सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रेटा वर्ड ही यूज होता है फॉर द लेयर्स। तो जब हमें
हिस्ट्री की स्टडी करनी होती है तो हम लेयर बाय लेयर इस चीज को एनालाइज करते हैं, मिट्टी की एक एक परत या फिर जिस भी एरिया की हमें स्टडी करनी है वहां पे लेयर बाय लेयर हम स्टडी करते रहते हैं। किसी एक लेयर पे कोई चीज मिली तो उसकी रेलिवेंस वहां पे पता करना, देन सेकंड लेयर पे कुछ और चीज मिलेगी तो पता चलेगा कि इससे पुराने टाइम में, इससे पास्ट में क्या वहां पे रेलिवेंट थी चीजें, क्या वहां पे चीजें एग्जिस्ट करती थी। तो स्ट्रेटिग्राफी ये टेक्निक होती है लेयर बाय लेयर एक एरिया को स्टडी करना। रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन डेटिंग कार्बन की हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि कार्बन कितने टाइम में जो कार्बन का जो आइसोटॉप है वो हाफ रह जाएगा, वो होती है उसकी हाफ लाइफ। तो ये जो एलिमेंट है इसको अब हम कार्बन 14 या इसको कार्बन को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना कार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हमें क्योंकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ पता होती है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कोई भी चीज अगर उस लेयर में मिली है तो वो कितने टाइम पुरानी होगी, एग्जैक्टली हम उसका टाइम पता लगा सकते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। देन सीरिएशन का मतलब भी सीरियल वर्ड से आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सीरियल, हम चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग देख ले या किसी और फैक्टर के अकॉर्डिंग देख ले, तो टाइम जियोग्राफिकल फैक्टर्स तो सीरियल में अरेंज कर दिया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया जाता है कि पुरानी चीज को पहले रखेंगे, देन नई चीज को उसके बाद रखेंगे। इस अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एक सीरियल में अरेंज कर दिया जाता है। तो इन कुछ मैथड्स को यूज करके हम ये आर्कोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका कंटेक्स्ट, द प्रिसाइज लोकेशन और एसोसिएशन, वो किस जियोग्राफिकल एरिया से वो आर्टिफैक्ट बिलोंग करता है, वो इस फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बिना आर्टिफैक्ट जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस को लूज कर देता है, उसको स्टडी करने का ज्यादा कोई रेलिवेंस रह नहीं जाता। फिर इसकी सब ब्रांचेस की बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। सबसे पहले तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्री हिस्ट्री मैंने आपको बताया ही है, जहां पे हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते वो प्री हिस्ट्री हो जाती है। तो इसमें भी यही है कि इसको बोलते हैं नॉन टेक्स्ट एडेड। आगे चल के हम एक पढ़ेंगे टेक्स्ट एडेड। टेक्स्ट एडेड वही होता है जिसमें टेक्स्ट मिलता है, मतलब वो हिस्टोरिक हो जाएगा। तो प्री हिस्टोरिक वो होता है जहां पे कल्चर का फोकस होता है, लेकिन बिफोर द एडवेंट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे। इसको दी ओल्डेस्ट एंड दी मोस्ट एक्सटेंसिव ब्रांच कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये 99% ऑफ द हिस्ट्री का पार्ट बनता है। बहुत ही पुराने टाइम तक हम इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत रिसेंटली रिटन एविडेंसेस मिलते हैं। तो ज्यादा अगर हम रिटन एविडेंसेस पे ही डिपेंडेंट रह जाएंगे तो हम हिस्ट्री को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रांच बहुत ही एक्सटेंसिवली रोल प्ले करती है हमें हमारे पास्ट को जानने के लिए। देन नेक्स्ट इसकी सब ब्रांच है न्यू या प्रोसेसुरल आर्कियोलॉजी। ये एम्फसाइज करता है, क्योंकि ये न्यू है इसलिए ये एम्फसाइज करता है साइंटिफिक मेथड्स पे, लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग पे, और इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं हमारे कल्चरल इवोल्यूशन को। ये एम करता है फॉर द जनरलाइजेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। जैसे यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, जो कहता है कि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है इरिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, वो अक्रॉस द वर्ल्ड वो सिमिलर रहता है। तो ये कंसेप्ट भी यही कहता है, क्योंकि कल्चरल एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में, चाहे वो जियोग्राफिकल एरियाज कितनी भी दूरी पर क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ कल्चरल एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर मिलते हैं। तो ये कल्चरल सिमिलैरिटी का ये कारण कहते हैं कि जनरलाइज्ड बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का हर जगह पे। और ये चीज हम हमारी हिस्ट्री को भी पढ़ के या हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक पीरियड को आर्टिफैक्ट से समझ के भी ये हमें पता लग सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, इसकी सब ब्रांच, दैट इज ओल्ड या क्लासिकल आर्कियोलॉजी। ये प्राइमरली कंसर्न करती है विद द क्लासिकल सिविलाइजेशन, जैसे ग्रीस की सिविलाइजेशन होगी, रोम की सिविलाइजेशन होगी, और ये हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की होती है कि इसमें डिस्क्रिप्शंस अच्छा खासा दिया जाता है। देन मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने एक पढ़ी है टेक्स्ट नॉन टेक्स्ट एडेड, एक हमारे पास है टेक्स्ट एडेड, जहां पे हमारे पास टेक्स्ट प्रेजेंट है, मतलब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे हमारे पास टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के बेसिस पे हम हिस्ट्री को जानते हैं। देन नेक्स्ट है साल्वेज आर्कियोलॉजी या कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सकेवेशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो मॉडर्न डेवलपमेंट और नेचुरल कॉजेज से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, उसका खत्म होने का एक जो मिथ माना जाता है कि उसमें नेचुरल कॉजेज, फ्लड्स वगैरह आ गए थे, उसकी वजह से जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इस सैल्वेज आर्कियोलॉजी में हम ऐसी ही चीजें पढ़ते हैं जिनको नेचुरल कॉजेज या मैन मेड कॉजेज ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस टाइप की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसको सैल्वेज आर्कियोलॉजी में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इसकी सब ब्रांच है एथनो आर्कियोलॉजी। इसमें स्टडी किया जाता है, ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इस तरीके से स्टडी किया जाता है कि पास्ट और प्रेजेंट
को जोड़ा जा सके कि जो हमारा पास्ट था और प्रेजेंट था इसमें क्या इंटरलिंकेजेस हैं। इन इंटरलिंकेजेस के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि पास्ट टू प्रेजेंट हम मूव कैसे करें हैं। ये स्टडी करता है लिविंग कल्चर, ताकि हम लिविंग कल्चर को अंदर से जान सकें, एक कल्चर को, कि कल्चर के इनसाइट्स क्या हैं, ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं वो किस तरह से उस टाइम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट थे और प्रेजेंट के टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को मॉडिफाई कैसे करा है। तो हम इस तरीके से कल्चर के इवोल्यूशन को भी अच्छे से जान सकेंगे। तो ये है एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी की बात करें तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये बहुत सारी सोर्सेज को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ डिस्कस करता है, स्टडी करता है। जैसे कि ये जियोलॉजी की चीज़ों को लेकर साथ में चलता है, क्योंकि इसको अर्थ के कुछ फैक्टर्स में स्टडी करना होता है, सॉइल में जाकर स्टडी करना पड़ता है, सॉइल्स की लेयर्स को अंदर से डीपली स्टडी करना पड़ता है। तो हम जियोलॉजी को भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। बॉटनी के यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें प्लांट्स रिमेन्स के बारे में भी देखना पड़ता है कि उस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी रही होंगी कि जो हमें इस रिमेन्स में, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में जो प्लांट्स मिले हैं वो वहां पर क्यों प्रेजेंट थे। तो वहां से हमें उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में पता चलता है। तो हमें ये प्लांट्स को स्टडी करने के लिए बॉटनी की नॉलेज की भी होने की जरूरत है। केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डेटिंग मेथड हम यूज करते हैं, इसकी जानकारी भी हमें केमिस्ट्री से मिलती है। और भी हमें केमिकल्स को जानने के लिए केमिस्ट्री की जानकारी की जरूरत होती है। देन फिजिक्स के भी बहुत से कंसेप्ट को हम यूज करते हैं स्टडी के लिए। और भी एंथ्रोपोलॉजी की भी दूसरी ब्रांचेस को हम स्टडी करते हैं, उसको जानना जरूरी होता है। जैसे कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं वो देखते हैं। जैसे हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ही प्राइमेट्स की स्टडी करते हैं, तो हमें अगर प्राइमेट्स के बारे में पता होगा, हमें आज की जनरेशन के जो होमोसेपियंस हैं उनके फीचर्स के बारे में पता होगा, जो कि हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पहले के जो मिले हैं उससे जो आज के ह्यूमन बींग्स हैं उसको, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में हमें ह्यूमंस के स्केलेटल भी मिल सकते हैं। तो हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की भी यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है, उसकी भी नॉलेज की जरूरत होती है। देन सोशल एंथ्रोपोलॉजी की भी, क्योंकि यहाँ पे हम सोशल एलिमेंट्स के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, क्योंकि इसको हर एक फील्ड की जरूरत होती है अपनी स्टडी को होलिस्टिक बनाने के लिए। ये यूटिलाइज करता है साइंटिफिक मेथड्स टू एनालाइज, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डेटिंग, फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ स्केलेटल रिमेन्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है। इस डिसिप्लिन का यानी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इवोल्यूशन के बारे में बात करें कि ये कैसे विद टाइम इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले तो ये था एंटीक्वेरिनिज्म। इसमें क्या था, जो एंशियंट ऑब्जेक्ट्स थे, हमारे टूल्स हो गए, जो हमारी पॉटरी हो गई, तो ये सब जो हमें ऑब्जेक्ट्स एंशियंट टाइम पे मिलते थे उनको पहले स्टडी करते थे। विद टाइम इवॉल्व हुआ तो हम इसमें कल्चरल हिस्टोरिकल अप्रोचेस को अपनाने लगे। हम जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उसको क्लासीफाई करने लगे, उसको डिस्क्राइब करने लगे अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द स्पेस, उसको क्लासीफाई करने लगे। और अब प्रेजेंट में ये इवॉल्व होके साइंटिफिक और इंटरप्रेटिव फॉर्म में आ गया कि अब हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं, साइंटिफिक रिगर को यूज करते हैं टू स्टडी दिस ब्रांच ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। तो अब कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ये किस चीज पे एम करता है, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में, और पास्ट टू प्रेजेंट हम कैसे पहुंचे हैं इसको एक फ्रेगमेंट्स में, एक स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज करता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा इवोल्यूशन विद टाइम कैसे हुआ है, हमने इन्वायरमेंट के साथ खुद को कैसे अडेप्ट करा है, एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विच इज फोर्थ ब्रांच एंड लास्ट ब्रांच जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है ये लैंग्वेज के बारे में स्टडी करती है ये ब्रांच। अब लैंग्वेज में भी ऊपर ऊपर से जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसको नहीं, इस लैंग्वेज की ये स्ट्रक्चर को भी स्टडी करता है। जब हम किसी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर यानी उसमें ग्रामर कैसा है, उस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर किस तरह से की गई है, इसको अच्छे से समझते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को भी समझ पाते हैं। ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को हम उसकी साइकोलॉजी से लिंक करते हैं। तो हम इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को ह्यूमन बीइंग के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर से, इस लैंग्वेज के बोलने के तरीके से, हर चीज़ से हमें ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के बारे में पता लगता है। और हो ना हो किसी ना किसी तरीके से किसी भी कल्चर की किसी भी एरिया की सोसाइटी की लैंग्वेज उसके कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये इनडायरेक्टली उससे भी लिंकेज इस ब्रांच में देखी जाती है, कल्चर से किसी सोसाइटी की लिंकेज। तो देखते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज एज सोशो कल्चरल फिनोमिना। ये एक्सप्लोर करता है लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ विद टाइम, लैंग्वेज में का मीनिंग क्या है और लैंग्वेज की स्ट्रक्चर क्या है, और किस कंटेक्स्ट में ये स्टडी करता है, कल्चर के कंटेक्स्ट में और सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। देन इसके की फोकस एरिया क्या है इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के, ये बताता है कि
सोसाइटी की लैंग्वेज जो है वो उसके कल्चर का पार्ट है। कल्चर को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो एक जो कंपोनेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है वो लैंग्वेज भी है। तो ये लैंग्वेज और कल्चर को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके ये ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती है। सेकेंड, इसका की फोकस एरिया की बात करें तो ये रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी को स्टडी करता है। रोल ऑफ लैंग्वेज इन ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज विद टाइम, जो टाइम के साथ या अक्रॉस द जियोग्राफिकल लोकेशंस की एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरियाज में किसी कल्चर का अगर डिफ्यूजन होगा तो वो डिफ्यूजन उनकी कॉमन लैंग्वेज की वजह से होगा, या फिर अगर एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करे हैं तो वो अपने लैंग्वेज के एलिमेंट्स को साथ में कैरी करेंगे, तो यहाँ पर जाकर वो अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड करेंगे और इसी तरह से वो अपने कल्चर को भी स्प्रेड करेंगे। तो कल्चर और लैंग्वेज का डिफ्यूजन ये एक साथ कोज होता है, इसलिए ये भी लैंग्वेज का डिफ्यूजन भी एक फैक्टर अकाउंट करता है कल्चरल डिफ्यूजन में। ये हेल्प करता है इन द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें भी हमें ये की फोकस एरिया है कि हमें ये भी यहाँ पर पढ़ना होता है इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में। देन नेक्स्ट इस बात करते हैं इसके पर्पस और मेथड की। ये यूज करता है टेक्निकल मेथड्स टू स्टडी, डॉक्यूमेंट एंड रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस। एंशिएंट लैंग्वेजेस को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो हम अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और वही फिर हम अपने इवोल्यूशन को इससे जान सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये हमें हेल्प करता है ह्यूमन कॉग्निशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को जानने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को अगर डीपली समझते हैं तो हमें पता चलता है कि उस लैंग्वेज को बनाने वाले ह्यूमन बीइंग की एक्चुअल में मेंटालिटी क्या रही होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका कॉग्निशन कैसा होगा, उसका सोशल बिहेवियर हम जान सकेंगे। और कल्चरल ट्रांसमिशन, जैसे मैंने आपको कल्चरल डिफ्यूजन के बारे में बताया था, वही चीज यहाँ पर कल्चरल ट्रांसमिशन है कि एक कल्चर का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जियोग्राफिकल एरिया टू अनदर जियोग्राफिकल एरिया एंड अक्रॉस द टाइम फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट, ये कल्चरल ट्रांसमिशन लैंग्वेज जो है वो कॉज करता है। ये एक्सप्लेन करता है हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चरल चेंज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वो सेम ही बात है जो मैंने आपको बताई है। फिर बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस ब्रांच को टू सब ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में नहीं था। एंथ्रोपोलॉजी लेट शुरू हुआ है। पहले जो एंथ्रोपोलॉजी में जो हम आज ब्रांचेस पढ़ते हैं, फर्दर जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास सोशियोलॉजी था, हम इसमें ह्यूमन की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास इकोनॉमी अलग से चैप्टर में था, अलग से सब्जेक्ट था, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी को हम एज अ ह्यूमन की होलिस्टिक स्टडी, ये एज अ सब्जेक्ट बहुत ही लेट जो है वो पिक्चर में आया है। तो अब 1950s की बात करें तो हिस्टोरिकली लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो प्री 1950s की बात करें तो लैंग्वेज को स्टडी किया जाता था एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता था, जिसमें क्योंकि जो बाद में जो एक सब्जेक्ट के बाद में जो लिखा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज को ज्यादा जो है वो अहमियत दी जाती थी। तो ये फोकस करता था लैंग्वेज के ओरिजिन पे और क्लासिफिकेशन पे। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी सब ब्रांच विच इज पोस्ट 1950s, इसमें क्या है, अब एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट ज्यादा शुरू हो गया। अब एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाने लगा। पहले तो हम लैंग्वेज को पढ़ते थे और उसका एक एलिमेंट हम एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ लिया करते थे कि वो मैन पे कैसे इंपैक्ट डालती है। अब मैन पे इंपैक्ट डालने के साथ साथ मैन को ज्यादा इसमें प्रेवलेंस दी गई है, इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है और लैंग्वेज को एज अ पॉइंट, एज अ पर्सपेक्टिव हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखा जाता है कि मैन पे क्या इंपैक्ट डालता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का इसमें इवोल्यूशन पढ़ा जाता है, क्योंकि लैंग्वेज का इवोल्यूशन हमें ह्यूमन के बारे में बताएगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द जियोग्राफिकल एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो हमें ह्यूमन के बारे में बताएगा, तो ये यहाँ पे पढ़ा जाता है। और लैंग्वेज का सोशल यूज किस तरह का है वो इस ब्रांच में पढ़ा जाता है। तो ये था हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन। फिर हम 5 मेन ब्रांचेस ऑफ लैंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जो इसकी सब ब्रांचेस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स, ये हमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पता करता होगा। लैंग्वेज का विद टाइम एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता होगा। इसको कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में और अलग अलग टाइम पीरियड में भी लैंग्वेज के वेरिएशंस अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाता है, तो उसको कंपेयर किया जाता है, चाहे उसमें सिमिलैरिटीज देखी जाती हो या डिफरेंसेस देखे जाते हो, तो उसको अक्रॉस द वर्ल्ड कंपेयर किया जाता है, इसलिए उसको कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें हम इवोल्यूशन, लैंग्वेज के इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, उसके डाइवर्जेंस को स्टडी करते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि वो अक्रॉस द जियोग्राफिकल एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे डाइवर्स्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेजेस, जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट हम करते हैं।
ये ट्रैक करता है लैंग्वेज की चेंजेस ओवर द पास्ट एंड द रिलेशनशिप अमंग द लैंग्वेजेस जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंट है। सेकेंड सब ब्रांच की बात करते हैं स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये किसी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे स्टडी करते होंगे, उसके ग्रामर कैसी है, उसका साउंड सिस्टम कैसा है और सेंटेंस फॉर्मेशन किसी लैंग्वेज का किस तरीके से होता है वो इसमें पढ़ा जाता है। इसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है क्योंकि हम लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको फ्रेगमेंटेड वे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं, देन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है। थर्ड ब्रांच है सोशो लिंग्विस्टिक्स, इसको एथनो लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं, अब सोशो नाम से ही पता चल रहा है कि लैंग्वेज को सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो कोई लैंग्वेज सोसाइटी पे कैसे इंपैक्ट डाल रही है, सोशल एलिमेंट्स पे कैसे इंपैक्ट डाल रही है। अब सोशल एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सोसाइटी का कल्चर आ जाता है, सोसाइटी के कस्टम्स आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो ये सब चीजें ये सोशल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा जाता है कि लैंग्वेज सोसाइटी के इन एलिमेंट्स पे कैसे इंपैक्ट डाल रही है, ये ब्रांच है सोशल लिंग्विस्टिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं स्पीच इन सोशल एंड सिचुएशनल कंटेक्स्ट, ये एनालाइज करता है हाउ पीपल कैटेगराइज एक्सपीरियंसेस थ्रू लैंग्वेज। देन नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं दैट इज एथनो सिमेंटिक्स। एथनो वर्ड ही आता है एथनिसिटी से, एथनिसिटी जो अक्रॉस द जियोग्राफिकल एरियाज अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में हमें मिलती है, उसमें फिर एथनोसिमेटिक्स में क्या होता है, इसमें स्टडी किया जाता है ऑफ हाउ डिफरेंट कल्चर्स कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू देयर लैंग्वेज। एथनो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज जो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग पाए जाते हैं, वो कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट कल्चर को कैटेगराइज करते हैं और अपनी लैंग्वेजेस के बेस पे उन डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ते हैं या एनालाइज करते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ एथनोपोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है। इट स्टडीज हाउ पीपल इन अ सोसाइटी क्लासिफाई एंड परसीव द वर्ल्ड। ये फोकस करते हैं कल्चरल मीनिंग्स पे, सुपरनैचुरल बिलीव्स पे एंड डिजीज क्लासिफिकेशन में। अब देखिए, अगर आपने ये लिंग्विस्टिक्स का चैप्टर ना पढ़ा होता तो आप ये पॉइंट बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि लैंग्वेज से हम सुपरनैचुरल बिलीव्स और डिजीज के क्लासिफिकेशन तक को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी इस ब्रांच एथनोसिमेंटिक्स में ये भी पढ़ा जाता है क्योंकि ये कल्चर से रिलेट करती है लैंग्वेज को। देन नेक्स्ट है साइकोलिंग्विस्टिक्स। जैसे कि पता ही चल रहा है कि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। साइकोलॉजी में ये ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बताता है कि एक लैंग्वेज ह्यूमन के बिहेवियर पे कैसे इंपैक्ट डालती है या ह्यूमन के बिहेवियर से लैंग्वेज कैसे इंपैक्टेड खुद होती है। तो ये स्टडी करता है लैंग्वेज एक्वाजिशन। एक्वाजिशन होता है कैसे किसी एक सोसाइटी ने लैंग्वेज को एक्वायर करा होगा, सोशल सिस्टम वहां का कैसा होगा, लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, लोगों की साइकोलॉजी कैसी होगी कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके पैटर्न को एक्वायर करा एंड कॉग्निशन प्रोसेसेस बिहाइंड द लैंग्वेज यूज। अब देखते हैं कि इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजी में। ये हमें एड करता है टू अंडरस्टैंड कि हम किसी एक एरिया का कल्चरल इवोल्यूशन को समझ पाए कि उसका कल्चर विद टाइम, उस एरिया का कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, सोशल आइडेंटिटी और वर्ल्ड व्यूज को हम समझ पाए। ये हमें हेल्प करता है कि हम डिकॉड कर सके एंशियंट कल्चर को, लैंग्वेज के रिकंस्ट्रक्शन से लैंग्वेज को रिकंस्ट्रक्ट करके एंशियंट कल्चर को हम डिकॉड कर सके। और ये हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करता है किसी एक लैंग्वेज के, और वो लैंग्वेज ह्यूमन इंट्रैक्शन और ह्यूमन के परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसके बारे में भी हम इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। So this was all about the topic of main branches of anthropology, जिसमें हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी हैं एंथ्रोपोलॉजी की। बिफोर लिविंग मैं आपको बताना चाहूंगी एंथ्रोपोलॉजी डेली आंसर राइटिंग सीरीज जो हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम 4th of August of 2025। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली कुछ क्वेश्चंस जो 1, 2, 4 इतने नंबर्स में हो सकते हैं, जिसका शेड्यूल आप चेकआउट कर सकते हैं गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके। एंड फर्दर आपके जो आंसर्स हैं वो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स में आपको चेक करके वापस कर दिए जाएंगे। आपको उसका बेसिक जो मॉडल आंसर आप लिख सकते थे वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको विद इन अ मंथ एटलीस्ट 2 मेंटरशिप सेशंस प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसमें आपको अच्छे से गाइड करा जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी आप अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कैसे आप एंथ्रोपोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी फर्दर क्वेरीज चाहिए हो तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके जान सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।